अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बड़े ही सादा शख्स हैं। कब बयान बदल लें, कब यू टर्न ले लें, कब तारीफों से तनकीद पर आ जाएं, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। इसलिए तो वजारत उस्मा छिन जाने के बाद से खान साहब रोज कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। कभी इदारों को निशाना बनाते हैं, कभी इदारों के सरबराह की तारीफें करते हैं और कभी फिर सादगी में दोबारा तनकीद पर उतर आते हैं। वीकेंड पर खान साहब ने कई यू टर्न्स लिए। पहले वीडियो लिंक खिताब में हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें तो असेंबलियां तोड़ने से रुक जाएंगे। फिर वफाकी वुज़रा ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब क्लियर पैगाम दिया कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, खान साहब एक बार फिर वीडियो लिंक पर खिताब के लिए और कहा कि शायद उनकी बात का गलत पैगाम गया। पीडीएम वालों को सिर्फ एक पैगाम दिया कि असेंबलियों की तहलील का फैसला कर लिया गया है। मैंने उनको समझाया, कल कोशिश की और मेरे ख्याल में गलत पैगाम चला गया। वो इलेक्शन पे आए या ना आए, अगर वो आएंगे तो ठीक है, जनरल इलेक्शन पे हम चले जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो हमने इसी महीने इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली से को डिसॉल्व करके हमने फिर अब इलेक्शंस की तरफ निकल जाना। हमने सिर्फ इनको ये कहा हुआ है कि अगर आप बात करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन की डेट देने में तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम अनकरीब अनाउंस कर देंगे अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके इलेक्शंस। महमूद खान, मुझे पता है कि आप तैयार हैं बिल्कुल, और परवेज इलाही ने भी मुझे पूरी गो हेड दे दी है कि जब मैं चाहूंगा तो असेंबलीज में डिसॉल्व कर सकता हूँ। अब खान साहब का दावा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें असेंबलियां तोड़ने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और लिख कर दे दिया है कि जब चाहें असेंबलियां तोड़ दें। 4-5 रोज में हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए तो इसी माह असेंबलियां तोड़ देंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी खान साहब की हिमायत में असेंबलियां तोड़ने की तैयारी का बताया, लेकिन खान साहब की तरह वो भी कन्फ्यूजन फैला गए हैं और कहा है कि 4 माह तक कुछ होता नजर नहीं आ रहा और जो भी यकीन दहानी करवाई गई है वो जुबानी है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ खान साहब मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन उनके बयानात और रवैया तनकीद की जद में है। हुकूमती रहनुमा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अगर इमरान खान को बातचीत करनी है तो पहले अपना रवैया, अपना लबो लहजा बदलना होगा। हुकूमत का ये मौक़िफ़ बिला जवाज़ नहीं है। इमरान खान ने 2 रोज़ कबल निजी टीवी को इंटरव्यू में साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक जिस लबो लहजे को अपनाया उस पर हुकूमत का यही रद्द-ए-अमल बनता था। अब तो खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन ये वही इमरान खान हैं जो इक़्तिदार में थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें करते नहीं थकते थे। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर खड़े। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। हालांकि इमरान खान के इत्तेहादियों ने ही उनके डबल गेम के बयानिए को मुस्तरद किया है। क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। खान साहब के इन बदलते बयानात और मुतालिबात पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि फ़िलहाल कबल इस वक्त इंतखाबात ज़रूरी नहीं है। इमरान खान मुज़ाकरात को इंतखाबात से मशरूत ना करे। और इस सियासी तर्ज अमल और पेश रफ्त में मज़ीद बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा और सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार सना बूचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा साहब, सबसे पहले तो आपसे मेरा ये सवाल है, आसिफ अली जरदारी साहब का मियाँ नवाज शरीफ साहब से राबता हुआ है, हालिया जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात हुई है। क्या मियाँ साहब का कोई पैगाम हो सकता है जो आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन तक पहुँचा रहे हैं, और इन मुलाकातों का, इन राबतों का क्या आउटकम निकल सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए सिद्रा, पहले तो यह है कि मुझे ना पेशेनगोइयाँ करने का शौक है और ना मैं इस तरफ जाती हूँ, लेकिन यकीनन जब ये तीनों मुल्क के बड़े हैं और सीनियर सियासतदान हैं और ये तीनों बात करेंगे तो ज़ाहिर है मुल्क के फायदे की बात होगी ना। कोई खलंडरा टाइप जो शख्स जिस तरह से इमरान खान साहब हैं कि जब बैठेंगे कोई धमकी देंगे, जब बैठेंगे कोई मुंह ऑल फॉल बकेंगे, जब बोलेंगे कोई गाली देंगे,
किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। सो यकीनन सियासी मामलात पे तमाम जो खासतौर पे पीडीएम के अंदर जमाते हैं और चौधरी शुजात साहब भी ऑन बोर्ड है अब, और तमाम सियासी बातें उनके साथ होती हैं। अभी जो इंट्रो पे आपने बात की उसमें मैं एक दो जरूर कमेंट करना चाहती हूँ जी आपकी इजाजत से, जी जी। और वो ये है कि ये वही जनरल बाजवा नहीं है जिनको इमरान खान साहब ने भी कुछ दिन पहले भी जो है वो एक्सटेंशन के तौर पे जो है वो एक सियासी रिश्वत देने की कोशिश की, और बरमला उसका इंटरव्यू में इजहार किया कि मैं कह रहा हूं कि इनको 6 महीने दे दो, और आज वो कह रहे हैं किसी को एक्सटेंशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी और मैंने बड़ी गलती की। इमरान खान साहब का बस चले ना तो कल वो ये कह दे कि मैं रोज रात को जो है वो 350 डैम बना के सोता था, 1 करोड़ नौकरी दे के सोता था और 50 लाख घर बना के सोता था, और रातों रात बाजवा साहब ये सब खत्म कर देते थे और मैं फिर स्क्वायर वन पे आ जाता था। कोई बैद इमरान नहीं है खान अजमा साहब साहबा, वो जिस तरह वो कहते हैं कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी होती है, वो ये भी कह सकते हैं गलतियां करना भी अच्छी बात होती है मुस्तकबिल में, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब इस मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी गलती है, और उस गलती का खमियाजा जो है वो पूरी जो है 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम ने भुगता है। ये एक ऐसी गलती, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो शायद आने वाली कई सदियों तक याद रखा जाएगा, कि एक शख्स को जो है वो तांगा पार्टी से उठाकर उसको जो है पूरा। वैसे चले अजमा साहबा, अब तो ये गलती हो गई ना, इस गलती को सुधार कैसे सकते हैं, अब क्या हो सकता है? इमरान खान साहब के होते तो गलती सुधारना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमने उनको सीरियस पहले भी नहीं लेते थे और अब तो बिल्कुल ही नहीं लेते। और इसीलिए आपके साथ जब मेरी पिछली दफा भी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि इन्हें कहें तोड़ दें असेंबली, किसने रोका है इनको? ये तोड़ के दिखाएं, जहां असेंबली तोड़ेंगे हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। हम इनको बिल्कुल जो है वो बड़ा टफ टाइम देंगे। और 17 जुलाई और मामलात थे जब ये जो है वो अपना मजलूमियत कार्ड लेके फिर रहे थे। अब इमरान खान साहब के बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस हैं जिनको उन्होंने जवाब देना, इसीलिए जल्दी है कि फटाफट जो है इलेक्शन करा दो। ये इन्हीं एलिगेशन से मुतालिक प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात करेंगे। सना बुच्चा साहिबा, ये जो अभी राब्ते हो रहे हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राब्ते में, क्या फैसला हो सकता है? आपको क्या लगता है? पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए पीडीएम की सरगर्मियां काम जो कर रही हैं उसको रुकवाने का कहा गया है, उधर परवेज इलाही भी असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये तमाम पेशरफ्त क्या इशारा देती हैं? देखिए, मेरे नाम के साथ ना शेख रशीद आगे लिखा है ना शेख रशीद पीछे लिखा है। मैं भी आजमा की तरह कोई पेशन गोइयां नहीं करूंगी तो मैं ये वो फाल निकालते हैं वही निकालते रहे, वो 4 नंबर गेट की पहरादारी कर रहे थे। लेकिन सियासी मामलात पर नजर तो रखती है ना आप, ये मुलाकातें पहली बार तो नहीं हो रही, मैं वहीं आ रही हूँ। देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है कि ये मामला किस तरह से मैनेज करना है। अगर इमरान खान साहब के साथ कोई बैकडोर चैनल पर बातचीत हो रही है, और वो हो रही है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी आज ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, और वो देखिए वो चाह रहे हैं कि वो मेंड करें फेंसेस अदलिया के साथ भी। और फवाद चौधरी साहब को तो बहुत ज़रूरत है, मेरा ख्याल है वो तो सॉरी का कार्ड वगैरह बनाना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, फिर सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के हवाले से, तो मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन चले, अगर वो मेंड करना चाहते हैं ब्रिजेस, मुझे ये समझ आती है कि इमरान खान साहब कॉम्पनसेशन किस चीज़ की चाहते हैं। क्या इस मुल्क में नवाज शरीफ को इसी तरह से नहीं निकाला गया? उस वक्त तो कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई थी, हमारे अपने ये जो यहाँ पे बैठी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने ही साजिश की थी। क्या किसी को पता है कि डॉन लीक्स के बाद ऐसा क्या हो गया कि नवाज शरीफ साहब को फिर जाना पड़ गया? ऐसा क्या हो गया कि उनको फिर जलावतन करना पड़ गया? मतलब ये मामलात हर किसी ने बर्दाश्त किए हैं इस मुल्क में, और नहीं करने चाहिए थे। इनके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए थी, मैं ये नहीं कहती नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उनको जब कॉम्पनसेशन नहीं मिली, वो वापस आ गए पावर पे, तो आपको भी कॉम्पनसेशन किस तरह की दे दें? बाजवा साहब आपको एक अनअपोलोजेटिक या मतलब बिल्कुल ही अपोलोजेटिक एक नोट आपको सेंड करें, आपके आके मतलब हाथ पैर जोड़ें, क्या करें वो? अब सारे जनरल्स ने जो पिछले हमारे मुल्क में हो गया है, जिस हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, और जब तक ये हमारी फौज ने फैसला नहीं किया, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला नहीं किया कि हमने सियासत में नहीं आना, सबके साथ यही हुआ है। आजमा आप बैठी हैं, इनके साथ तो जो हुआ है, इनको इनकी पार्टी के तो बहुत सारी कुर्बानियां हैं, पीपल्स पार्टी की कितनी कुर्बानियां हैं। तो जाहिर है कि अगर तो ये मामला, मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, क्या इमरान खान साहब से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए।
अच्छा। और जिस तरह आज फजल रहमान साहब ने भी कह दिया, क्योंकि वो एक अकेले स्टेक होल्डर तो नहीं है। इमरान खान साहब कह दे दिन है तो दिन हो जाए, वो कह रात है तो रात हो जाए, और हो जा तो वो हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब देखिए आज मौलाना फजल रहमान साहब का भी अजमा साहबा से कंफर्म कर लूं कि फवाद चौधरी साहब की बात में कितनी सदाकत है। अजमा साहबा ये भी बता दें कि फवाद चौधरी साहब एक तो दावा कर रहे हैं कि गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि ये वफाकी हुकूमत चंद दिनों या चंद हफ्तों की मेहमान है। अगर तो गैर रस्मी राब्ते हो रहे हैं तो फिर ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं वो? देखो सिद्रा, बड़ी सिंपल बात है। गैर रस्मी क्या होता है? गैर रस्मी होती है तरले मिन्नते जो अच्छा। आती हैं इनकी तरफ से। कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब को पैगाम भेजा गया था, मैं 3 नाम मैं देता हूं, 3 नाम आप दें, और मिलके आर्मी चीफ जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। इस तरह के तरले मिन्नतों को गैर रस्मी राब्ता कहते हैं। रवाबित जो है वो हमेशा रस्मी हुआ करते हैं और वो सामने से होते हैं। तो ये जो इस तरह के राब्ते होते हैं इसको तरले मिन्नते कहते हैं। पहले तो ये देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो अगर गुंडों की तरह बिहेव करेंगे, अगर वो गली मोहल्ले के किसी जो है वो नौजवान की तरह की हरकतें करेंगे जो उनको सूट भी नहीं करती बाय द वे, सो वो तो फिर जाहिर है उसके ऊपर तो कोई ना उनको सुनना चाहता है ना देखना चाहता है। लेकिन अगर अपना लबो लहजा तब्दील कर ले, अपना रवैया तब्दील कर ले, तो फिर क्या सुनने के लिए तैयार है? फिर वो इमरान खान कैसे रहेंगे? इमरान खान की यही तो तुर्रा इम्तियाज है, यही तो उनकी क्वालिटीज है कि वो निहायत बदतमीज आदमी है। उनको अपनी जबान के ऊपर जो है वो कोई उनका स्टॉपर नहीं है। उनको बोलते हुए समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, और एहसान फरामोश तरीन आदमी है वो। उसके साथ क्या बात करें? फिर अभी आपने खुद ही शुरू में भी याद है, आपने मुझे याद कराया कि यू टर्न लेना लीडर की निशानी होती है। वो आदमी सुबह बात और करता है, शाम को बात और करता है, उसके साथ बात करेगा कौन और क्यों करेंगे बात? देखिए सिंपल बात, अब बहुत लॉजिकल और मैं समझती हूँ कि सीरियस बात यह है कि इस मुल्क में इलेक्शंस होने हैं, तो उसका फैसला एक इमरान खान नहीं कर सकता। उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको इसका फैसला करना है। पाकिस्तान के हालात को देखना है। पाकिस्तान को इस वक्त जो है इमरान खान नामी बीमारी के इक़्तिदार की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिकली स्टेबल करने की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम करने की जरूरत है। इक़्तिदार आते जाते रहते हैं। सना ने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, अभी तो उनकी अपनी पार्टी सरबराहियत जो है वो खतरे में पड़ गई है। अज़मा साहबा, मैं जरा सना से इस पर सवाल ले लूं। सना, तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया और इस बरतरफी का ये केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। क्या लगता है कि तोशाखाने के मामले में इतने नताइज खतरनाक हो सकते हैं कि खान साहब को अपनी पार्टी सरबराही से हाथ धोना पड़े? और अगर ये पार्टी सरबराही चली जाती है तो आप क्या समझें कि खान साहब की जो एक मकबूलियत है उनकी जमात के बकौल वो रहेगी, और या फिर खान साहब गुमनामी में चले जाएंगे? क्या समझती हैं? अच्छा, ये मैं तज्जिया नहीं दे रही, मैं आपको खबर दे रही हूँ कि इमरान खान साहब ने आज तक पार्टी का नंबर 2 नहीं बताया कौन है। अब पता चल जाएगा हमें, और बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और सियासत तो वो पहले भी करते थे, वो अब भी करेंगे, पहले पीछे से करते थे, अब आगे से करेंगे। इमरान खान साहब का मसला सिर्फ ये है, और अगर इस बात को बड़ा सीरियसली लिया जाए, कि इमरान खान साहब ने जो इन चंद महीनों में जो बात की है वो मुल्क के नुकसान पर नुकसान पर नुकसान पर ये हमारी एक पूरा सिलसिला चल निकला है। हम कहीं मतलब कुछ करने जाती है हुकूमत, कोई एक दिन इन्होंने बोलना बंद किया, और मतलब अस्पताल में 4 गोलियां लगी हैं। आज तो खान साहब थोड़े एनेस्थीसिया लेके सो जाएं थोड़ी देर, उसमें भी उन्होंने अस्पताल से बात करनी है। मतलब इस मुल्क को उन्होंने 1 मिनट के लिए भी स्टेबल होने नहीं दिया कि इनको दौड़ाई जाओ घसीटवाते जाओ ताकि मेरे केसेस ना खुले, मेरे केसेस पे बात ना आए। और ये बात कर देते हैं असेंबलियां तोड़ने की, पहले किससे डिस्कस करते हैं, ना इसकी कानूनी हैसियत समझते हैं, ना इसकी आईनी मामलात को देखते हैं। आप मुझे बता दें, जब ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी, सपोजिंग, वैसा तो परवेज इलाही करेंगे नहीं, लेकिन अगर तो हो गई, क्योंकि माशाल्लाह परवेज इलाही साहब और नूर इलाही साहब जो महीने इसमें लगेंगे, फिल वक्त कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जी, वो मार्च की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब दिसंबर की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह अब इत्तेहादियों में कितना कौल और फेल में, और तारीखों का भी इतना, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आती इस मुल्क में। जिस तरह परवेज इलाही साहब ने कहा था नैपीज महंगी हो गई है, तो इतनी जल्दी तो बच्चों की नैपीज भी नहीं दे होती यहाँ पर। वफादारियां, और क्या ये वफादारियां, चले इसी से मुझे जवाब दे, ये वफादारियां हैं भी या नहीं? ये जो इनके इत्तेहादियां विकेट की दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे। एक जानिब वो कहते हैं कि 1 मिनट में असेंबलियां इमरान खान के हुक्म पर तहलील कर देंगे, दूसरी जानिब कहते हैं कि ये सिर्फ फिलबदी की बातें, अभी कुछ हुआ नहीं और 4-5 महीने तक कुछ होता नजर भी नहीं आ रहा। जी, मैं यही कह रही हूँ कि इमरान खान साहब अगेन डिस्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। आप मुझसे पूछ रही हैं कि जी सना।
नहीं, पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन तो वो कर रहे हैं ना, और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत वक्त को बड़ा स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं बात करनी चाहिए। क्यों बात करें? ना ये पार्लियामेंट में है, ना ये ऑफिशियली आपकी ऑपोजिशन है, ठीक है, इनकी 2 सूबों में हुकूमत है, कर लें। 66% एरिया पे आप इलेक्शंस करवाना चाहते हैं दोबारा करवा लें, क्योंकि इस मुल्क में महंगाई को तो रोना आप तो ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि आपको तो हर फिक्र पता है कि आपने कितना अच्छा किया था और उन्होंने कितना खराब कर दिया, आपने बेड़ा गर्क नहीं किया था, इन्होंने कर दिया। तो अगर आप इतने पैसे लगवाना चाहते हैं 5 से 7 करोड़ हर सीट पे, तो आप कर लें। और इमरान खान साहब मुझे ये बता दें कि क्या वो अब इन तमाम सूबाई असेंबलियों से भी क्या वो खुद खड़े होंगे? मतलब आपको लगता है कि बाकी लोग जो उनके हैं उनको वोट्स मिल जाएंगे? मतलब आपको लगता है अली अमीन गंडापुर को वोट मिल जाएगा? मतलब आपको लगता है और मामलात में, मतलब किस किस का नाम लूं, किस किस की कार्रवाई रही है, किस किस ने क्या किया है? शहरियार आफरीदी जिन्होंने जान अल्लाह को देनी थी, उनको किसने वोट देना है? मतलब ये समझते हैं कि कहते हैं ना अवाम को शऊर आ गया। तो इमरान अभी तक खान साहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बकौल आपके, वो उसका होमवर्क नहीं है, होमवर्क के बगैर ही वो कोई ना कोई ऐलान कर देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, न्यूट्रल जी कह लें सर ना जी, मैंने कहा न्यूट्रल सेटअप चाहिए होता है ना आपको, इंटरिम में आपको न्यूट्रल चाहिए होगा। आप मुझे बता दें कौन होगा, क्या इस पर भी कोई कंसेंसस हो सकेगा? आजमा बेहतर बता सकती है पंजाब की सूरत हाल, क्योंकि मतलब मेरे तो हिसाब से तो परवेज इलाही साहब ने आई थिंक आज बड़ा पॉइंट ब्लैंक कह दिया, कोई असेंबली सना उन्हीं से सवाल कर लेती हूँ। अजमा साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने आज एक बयान दिया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील करवा दिया और रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भेज दिया। उन दिनों में राब्ते आप लोगों के भी बड़े चल रहे थे, फिर क्या ऐसा हुआ था कि ये काफ लीग वालों के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अल्लाह ने रास्ता भी दिखा दिया? नहीं, ये तो मेहरबानी करें, अल्लाह को बीच में ना लाया करें तो बेहतर होता है। ये इंसान है, इंसानों तक ही रहें। और ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए सिद्रा कि अगर परवेज इलाही साहब को एज ए वजीर आला अगर नून लीग तजवीज ना करती और अपना कैंडिडेट ना बनाती, इमरान खान ने कभी परवेज इलाही को सीएम नहीं बनाना था। और चूंकि हमारे साथ उन्होंने मिठाई खा ली थी, दुआएं खैर कर ली थी, तो उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब के साथी जो हैं वो दौड़े भागे और उन्होंने फोने वोने करके इनको कन्विंस किया कि वो जाकर जो है इमरान खान के साथ शामिल हो जाए। जैसे उन्होंने 25 जुलाई की रात को जो है वो जो आजाद उम्मीदवार थे उनको फोने कराई थी जनरल फैज साहब से कि आप जो है किसी आजाद उम्मीदवार में मॉडल टाउन जाने की कोशिश ना करें। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार थी, हमारे साथ जो है वो कोई 20 के करीब आजाद एमपीएस जो है वो अगले दिन जो है वो अनाउंसमेंट करने आ रहे थे। उनको फोन आया कि जी बनी गाला जाए, आप मॉडल टाउन नहीं जा सकते। सो ये फोन आने का बड़ा पुराना एक उनका वो है। और बड़े जो है ना वो जीरक सियासतदान है परवेज इलाही साहब, घाटे का सौदा नहीं करते। तो इमरान खान साहब को उन्होंने लारे लूरे लगा के खिलाते खिलूते रहना है। और इमरान खान साहब जो है वो उनका ख्याल ये है कि वो जिस तरह पूरी कौम को खिलाते रहे हैं इतने सालों से, अब वो फिर खिला लेंगे। उनको पता होना चाहिए कि हम कौम जो है वो वाकई बाशऊर हो गई है और कौम को पता चल गया है कि झूठा फ्रॉड घड़ीश चोर आदमी जो है वो इस मुल्क का लीडर नहीं हो सकता और ना उसको कोई लीडर बनाने के लिए तैयार है। आपका ये कहना है कि परवेज इलाही साहब घाटे का सौदा नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या इमरान खान साहब के फायदे में होगा या नहीं, बड़ा अहम सवाल है। अज़मा बुखारी साहब, आपने वक्त दिया, सना बुचा अभी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है, दोनों आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर शामिल करते हैं। रूस पाकिस्तान को खाम तेल रियायती निर्खों पर देगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने इसकी तस्दीक कर दी है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक ने बताया कि पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल भी रियायती निर्ख में मिलेंगे। रूस के साथ मुज़ाकरात बड़े मुस्बत रहे, हमें रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल पर डिस्काउंट मिलेगा। बहुत जल्द तवानाई की कमी को भी दूर कर लेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेट्रोलियम एक्सपर्ट शुएब फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, क्या समरात होंगे इसके? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपका मदू करने का बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त स्टाफ है आपका, बड़ा अच्छा टेक केयर करते हैं और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखता हूँ और मुझे खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। एक बहुत खुशाइन ख़बर और बहुत अच्छी ख़बर पाकिस्तान के लिए, और जो है इससे जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की दूसरे तमाम मामलों में बेहतर होगा।
लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है, इस बात को समझना ज़रूरी है जी। आपके सामीन के लिए ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि ये सब कुछ जो है वो पलक झपकते नहीं होगा। इसके लिए हमें वार फुटिंग्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिफ़ाइनरीज़ लगी हुई हैं, 5 रिफ़ाइनरीज़ हैं, वो खासी पुरानी हो गई हैं और वो अरब क्रूड ऑयल की बेस के ऊपर लगाई गई थी। और अब जब रशियन क्रूड पाकिस्तान इंशाल्लाह आएगा तो उसमें काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब वो चेंजेस क्या होंगी? उसके अंदर जो तेल होता है, ख़ाम तेल, उसके अंदर बहुत से बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी जो पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज़ हैं वो एक यार्ड स्टिक है जो कि API ग्रेविटी कहलाता है, उसमें से 31 से 34 API ग्रेविटी का ऑयल जो है ख़ाम तेल पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज़ में रिफ़ाइन हो सकता है। और जो है इसके अलावा जो सल्फ़र कंटेंट है वो तकरीबन 1.5% सल्फ़र कंटेंट पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज़ रिमूव कर सकती हैं। अब रशियन ऑयल जो पाकिस्तान आएगा, अगर आएगा इंशाल्लाह, तो वो किस नौइयत का होगा, उसकी API ग्रेविटी क्या होगी, इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। जी जी। पाकिस्तान रशिया का तकरीबन 7 से 8 टाइप्स के क्रूड जो दुनिया में जा रहे हैं, उसमें से 4 ऐसे क्रूड ऑयल्स हैं जो कि पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज़ रिफ़ाइन कर पाएंगी। और इनमें से चारों जो हैं वो जो सखलिन आइलैंड है, अगर आपने नाम सुना हो रशिया का, वहाँ से लाया जा सकेगा, जिसमें सखलिन ग्रेड है, यूरल ग्रेड है। अच्छा, रिफाइनरी सिस्टम आपने सर हमें समझाया है, वो पाकिस्तान की रिफाइनरी, लेकिन ये जो आपने पॉसिबिलिटी जिसकी बात की है, अगर ये पाकिस्तान लाया जाएगा ये तेल, तो किस तरह से लाया जाएगा? इसकी ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्चा आ सकता है? क्या ये तमाम खर्च मिलाकर अगर इतना खर्चा, इतना एक्सपेंस इसके ऊपर आता है, तो बराह रास्त आवाम तक इसका फ़ायदा पहुंच सकेगा? बहुत अच्छा और सवाल है आपका, क्योंकि ख़ाम तेल की जो प्राइस है, एक तो ग्लोबल प्राइस होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रशियन तेल पाकिस्तान आया और अगर वो ग्लोबल मार्केट प्राइस पे आया तो वो हमारे लिए बहुत महंगा होगा। अगर वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उसमें आवाम को बराह रास्त ज़ाहिर सी बात है फ़ायदा होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा और उसमें टाइम भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, सबसे अहम बात जो मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि रशिया से पाकिस्तान आने का जो आमदोरफ्त का ज़रिया है, अगर उसको मैप पे एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो तकरीबन 32,000 किलोमीटर्स बनता है, जो कि तकरीबन 6,800 नॉटिकल माइल्स और तकरीबन 28 डेज़ का सेलिंग टाइम है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हम जहाज़ को लेके आएंगे तो उस पर कितना खर्चा आएगा और प्राइस बढ़ेगी। तीसरी बड़ी अहम बात जो है वो क्या, पाकिस्तान की तो जो डिस्काउंट हमें मिलेगा शुएब सर, अगर उसका उससे डबल हमें यहाँ पर एक्सपेंस पड़ जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि ये बात जहाँ से शुरू हुई थी और उस पर यही बात हुई थी कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे ये ख़ाम तेल मिलेगा। अब ये ख़ाम तेल की सूरत में आएगा या रिफ़ाइंड फॉर्म में आएगा, ये एक अभी क्वेश्चन मार्क है। अगर तो वो रिफ़ाइंड फॉर्म में आएगा तो वो और एक्सपेंसिव होगा। ख़ाम तेल की फॉर्म में आएगा तो हमारी जो पोर्ट्स हैं वो भी इक्विप्ड नहीं हैं, उस पर जेटीज़ नहीं हैं, अभी मॉडर्न जेटीज़ नहीं हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात ये कि ख़ाम तेल को लाने के 3 तरह के शिप्स हैं, जिसके अंदर पहला शिप जो कि पाकिस्तान आता है मिडिल ईस्ट से, इसको एफ्रामेक्स कहते हैं, उसमें तकरीबन 100,000 टन तेल एक वक्त में आता है। अच्छा। उसके बाद जो ये तेल रशिया से लाया जाएगा वो एफ्राफेक्स में नहीं आएगा, वो VLCC में आएगा, जिसके अंदर तकरीबन 300,000 टन्स ऑफ ऑयल आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 28 डेज़ का सेलिंग टाइम, उसके बाद तेल का आना और उसके बाद उस जहाज़ का खाली होना और दोबारा से दूसरा जहाज़ आके लगना, इतनी देर में जेटी अगर मॉडर्नाइज नहीं हुई तो वो वहाँ से ऑफलोड नहीं हो सकेगा रिफाइनरीज तक। तो इसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी को यकीनी बनाना जो है अब
पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। शुएब साहब, एक और चीज़, हम तो जब पेट्रोल ख़रीदते हैं तो उधार पर ख़रीदते हैं, तो क्या रूस भी हमें उसी प्लान पर पेट्रोल देगा ये? अच्छा मैम, ये एक मफरूज़ा की हद तक तो ठीक है कि हम उधार पे हम ख़रीदते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो दोस्ताना ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया से, मोस्टली हम तेल वहाँ से लेते हैं और वो हमें डिफ़र्ड पेमेंट्स पे मिलता है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस बात का अंदिया नहीं दिया कि ये जो तेल हमें अब रशिया से अगर मिलेगा तो क्या वो डिफ़र्ड पेमेंट पे मिलेगा। एक जो मुझे बात समझ में आती है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और इस वक्त तेल की ज़रूरत का होना, तो पाकिस्तान जो है वो ये भी देख सकता है कि अगर हम इस तेल को सऊदी अरेबिया लाएं और वहाँ से फिर छोटे जहाज़ों के थ्रू ये तेल पाकिस्तान आया जा सके, जैसे कि इस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा रशियन खाम तेल ख़रीद रहा है ख़ुद भी, डिस्पाइट being the biggest producer, but they are also buying on discounted price. जब तक हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं होता, हम सऊदिया के जरिए तेल मंगवा सकते हैं, आपका ये कहना है। अच्छा शुएब साहब, एक और बात, ये रूस का वफ्द आइंदा साल जनवरी में पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रहा है, कितनी उम्मीद रखनी चाहिए हम इस दौरे से, कितने मुस्बत नताइज इसके मिल सकते हैं? देखें, इस वफ्द की आमद में सबसे अहम चीज़ सिर्फ तेल की दरामद के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर मेरी नज़र में गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइज जेटीज़, रिफाइनरीज, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए, इनके ऊपर B2B कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को एक लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए देख रहे हैं, अगर एक शॉर्टर टर्म में इसको देखेंगे तो अब सिर्फ तेल दरामद कर लें वो तो हम कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी ईरान ने भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान को 20 लाख पाउंड के इजाफी LPG फराहम करने का फैसला किया और इस सिलसिले में पड़ोसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात भी मुकम्मल हो चुके हैं। क्या समझते हैं आपके ये गैस आइंदा 10 रोज में अगर मुल्क में पहुंच जाती है तो जिस तरह मुल्क के अंदर गैस की किल्लत का भी मामला है, इससे कोई रिलीफ मिल पाएगा? मैम, बात यह है कि इस वक्त जितना कुछ हम हासिल कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। हम सिर्फ अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज पे बहुत दिनों तक इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें जो दरामदाद हैं उनको बढ़ाना होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि अभी तक जो दरामदाद हम करते आ रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों में, वो बहुत ज़्यादा पैसों पे हम ये गैस और तेल लेके आ रहे हैं, जिससे हमारी बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की जो कॉस्ट उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने जा रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे होते हैं तो मुझे ये बहुत यानी कि शेख साहब, अगर बेहतर प्लानिंग ना की गई तो इस रिलीफ की बजाय ज़्यादा मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं, चैलेंजेस भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें हमारे यहाँ खपत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती है इसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है कि इसके चारों तरफ अतराफ़ में जो ममालिक हैं सब जो है वो माला माल हैं इन ज़खायर से, और सबसे अच्छी बात पाकिस्तान की है कि इसके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इन तमाम ज़खायर को इस्तेमाल करने के लिए, और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। और बड़ी अहम चीज़ जो मैं अपने नाज़रीन पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो माला माल है नॉलेज से, हमारे पास बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं जो ये तमाम काविशों में गवर्नमेंट के शाना बशाना खड़े। और अगर ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बेहतर प्लानिंग हो जाए तो क्या ही बात हो, मुल्क में और भी खुशखबरियां आ सकती हैं। शुएब फारूकी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की और पाकिस्तान की हार की। रावलपिंडी टेस्ट में मेहमान टीम इंग्लैंड ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। इंग्लिश कप्तान ने इनिंग्स डिक्लेयर करके दलेराना फैसला किया तो बॉलर्स ने भी फैसले को दुरुस्त साबित कर दिखाया। 2 सेशन में मैच पाकिस्तान के कब्जे में था। आखिरी सेशन में इंग्लैंड ने 5 विकेटें उड़ाकर मैच जीता। 343 रन के जवाब में कौमी टीम 268 रन बना सकी। पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर मजीद बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा ने। सवेरा, वेलकम टू द शो। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी पिच पर डाली है,
एक जाने वो ये बात भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब अभी मैं सुनवा भी रही थी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन हम फिनिशिंग अच्छी नहीं कर पा रहे। अगर फिनिशिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी पिच पर कैसे डाल रहे हैं? किरण, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और आपके सारे व्यूवर्स को सलाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सबसे पहले तो मेंटली क्लैरिफाई करना पड़ेगा इशू एक्चुअली था क्या। बिकॉज इस पूरी कॉन्वर्जेशन में बाबर आजम ने एक जगह ये भी कहा कि पिच जिस वक्त इंग्लैंड खेल रही थी कंडीशंस बेहतर थी, बट जिस वक्त पाकिस्तान ने खेला तो कंडीशंस साजगार नहीं थी। मगर मजे की बात यह है कि फिर इंग्लैंड दूसरी दफा जब खेलने आती है अपनी सेकेंड इनिंग के लिए, तो फिर इंग्लैंड तेज खेलती है और पाकिस्तान फिर तेज नहीं खेल सकता। इसका मतलब ये है कि पिच को ब्लेम करने से ज्यादा पिच थी बिल्कुल एक पिच जो है बिल्कुल फ्लैट विकेट थी, बिल्कुल पता नहीं उसको डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे बिकॉज इतना एक्साइटिंग हो गया 5वें दिन। मगर पिच के इशू से ज्यादा आपकी एटीट्यूड का इशू है, आपकी इंटेंट का इशू है, आपकी फाइटिंग स्पिरिट का इशू है। और अगर जिस तरह आपने इंग्लैंड टीम को लड़ते हुए देखा है, पाकिस्तान टीम लड़ी नहीं उस तरह। तो सवेरा, इन सारे इश्यूज के साथ आपको क्या लगता है सिलेक्शन का भी इशू है टीम में? सिलेक्शन का देखें, आप उस पे अलग अलग राय लोगों की हो सकती है। एक तो ये कि एक इंग्लैंड जैसी स्टैब्लिश्ड एक बड़ी एक ऐसी टीम जिसका हमें पता है कि जिसका स्टाइल ऑफ प्ले ही डिफरेंट है, उस टीम के अगेंस्ट हम 4 डेब्यूटेंट्स को खिलाते हैं। यानी हम अपनी सिलेक्शन, अपनी जो टीम सिलेक्शन है उसमें तो हम इतना कोई एकदम से इतना कोई बहादुर हो गए, मगर उसके बाद हम उसको जस्टिफाई किस तरह कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो हमारा जो सीनियर मोस्ट बॉलर है नसीम शाह, वो हमारी लाइनअप का सीनियर मोस्ट बॉलर है जिसने आज तक 13 टेस्ट मैच खेले। ये 14th टेस्ट मैच हुआ है नसीम शाह। दूसरी जानिब आप देखें ना सवेरा कि इंग्लैंड को उसकी बॉलिंग ने जितवाया, वहां पर सीनियर बॉलर्स ने कितने अच्छे तरीके से बॉलिंग की और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने फील्डिंग की। यहाँ पर जिस तरह से बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की हम कुछ कर नहीं पाए, वहां बॉलिंग ने सारा मैच सेट किया, सारा गेम सेट किया। हमें अपनी बॉलिंग की खामियां कैसे दूर करनी पड़ेंगी? हमें ऑब्वियसली देखें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और वो एक्सपीरियंस जो है वो, और बॉलिंग करते हुए ना इट्स नॉट जस्ट बॉलिंग करते हुए आपकी फील्डिंग भी इन सिंक होनी चाहिए। आपके फील्डर्स इन सिंक होंगे तो आपके बॉलर्स एडवांटेज उठा सकेंगे। कई दफा हमने भी कहीं ना कहीं कोशिश की कि हम विकेट निकालने की कोशिश करें, बट अगर फील्ड प्लेसमेंट उस तरह की नहीं हुई भी तो फायदा नहीं हुआ। मगर इंग्लिश, अगर मैं बात करूं कि बेन स्टोक्स ने जिस तरह कैप्टनसी की और जिस तरह फील्ड प्लेसमेंट की, मतलब वो आखिरी में टाइम फ्रेम देखती हूँ जहां पे आधा घंटा गुजारा है मोहम्मद अली ने और नसीम शाह ने, उस वक्त लिटरली वो कहते हैं ना वल्चर फील्ड प्लेसमेंट थी कि लिटरली जो है वल्चर्स की तरह इर्द गिर्द सारे फील्डर्स खड़े हुए थे इंटिमेट करने के लिए आपके लास्ट विकेट को। तो यस, इस तरह की फील्डिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए सवेरा, टीम में अजहर अली सीनियर प्लेयर हैं, रिजवान भी उसी कैटेगरी में आते हैं। माइंड ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? बाकी लड़कों को ट्रेन क्यों नहीं किया जा रहा, जहनी तौर पे तैयार क्यों नहीं किया जा रहा? बाबर आजम को क्यों नहीं मशवरे दे रहे, जो बात आप कर रही हैं? मशवरे दिए जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि मशवरे नहीं दिए जाते होंगे। फिर आपने सीनियोरिटी की बात की, अजहर अली इज द मोस्ट सीनियर प्लेयर राइट नाउ इन द मिक्स। 96 टेस्ट मैच है उनका और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल खिला भी इसलिए रहा है कि वो एक माइलस्टोन के करीब है। उनके 100 टेस्ट मैच पूरे हो जाएंगे, 4 टेस्ट मैच और खेलने हैं तो उनके 100 टेस्ट मैच हो जाएंगे। और आज जो सिचुएशन थी वो अजहर अली के लिए टेलर मेड थी। थोड़ा सा मैं टाइम रिवाइंड करूं तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच खेला था जिसमें आखिर में 35 रन बनाने थे खाली, और अजहर अली उस क्रूशल मोमेंट पे आउट होके चले गए थे। आज मुझे वो फीलिंग थी कि शायद ये उसका खसारा पूरा कर देंगे और आज टेलर मेड सिचुएशन है। अजहर अली उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उनका रिकॉर्ड पूरा करवाने पर तवज्जो दी जा रही है, कुछ इसी तरह लग रहा है। ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्मेंस की है, अभी जो कायदे आजम ट्रॉफी है उसमें उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं, बट अजहर अली की रिप्लेसमेंट पे जो लड़का बेंच पे बैठा हुआ है वो इस वक्त बहुत अच्छे टच में है, शान मसूद। और शान मसूद को हम बिठाकर उनकी उस पीक को जाया सवेरा, टाइम शॉर्ट है, मुझे शॉर्टली आप ये भी बता दें कि इस शिकस्त के बाद अगले टेस्ट मैच में कौमी टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं या होनी चाहिए? देखिए, एक तब्दीली फोर्स होगी क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड है। मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ जो है वो मुल्तान टेस्ट में आपको खेलते हुए दिखेंगे। अच्छा। दूसरी तरफ अजहर अली के हाथ पे जरूर चोट लगी, मगर वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा वो सीरियस नहीं है, वो शायद खेलेंगे।
मगर फिर वो ये कि पिच कैसी होगी मुल्तान की, बिकॉज मोहम्मद यूसुफ जो है वो अभी से पहुंच गए हैं, जो बैटिंग कोच है वो पिछले 2 दिन से जो है वो मुल्तान में मौजूद है क्यूरेटर के साथ पिच बनाने के लिए। सवेरा पाशा, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मैच पर आप तबसरा कर रही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा। अपना ख्याल रखिए।